दोस्तों साल 2016 में स्ट्रेंजर थिंग्स नाम की एक टीवी सीरीज आई थी जो कि काफी हिट रही। तब से नेटफ्लिक्स वैसा ही कंटेंट हर साल जुलाई महीने में ला रहा है और आज की इस वीडियो में मैं इसी थीम पर बेस्ड एक फिल्म फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। एंड डोंट वरी, यहाँ पर सिर्फ कहानी का जो ईयर है वो 1994 है, लेकिन ये कहानी जो है फ्रेश एंड 2021 में ही रिलीज हुई है। असल में ये फिल्म जो है एक ट्रायलॉजी के रूप में है जो कि इसी महीने आ रही है एंड ये पहली फिल्म है। सेकंड एंड थर्ड फिल्म के नाम है फियर स्ट्रीट 1978 एंड फियर स्ट्रीट 1666। ये बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हर फ्राइडे को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले हैं। ये तीनों ही फिल्में ऑथर R.L. स्टाइन की फेमस हॉरर बुक सीरीज फियर स्ट्रीट्स पर बेस्ड है। R.L. स्टाइन एक फेमस हॉरर ऑथर हैं। उन्होंने 50 से भी ज्यादा फियर स्ट्रीट की किताबें लिखी हैं। यदि आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिलहाल इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। हालांकि इसकी जो रेटिंग्स हैं वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो आप रेटिंग्स पर ज्यादा ध्यान मत देना। एंड खास बात यह है कि ये जो फिल्म है वो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। और दोस्तों हाल ही में मैंने प्लॉट सीरीज पर लोकी सीरीज को एक्सप्लेन किया है, तो जाकर जरूर देखना। एंड साथ ही साथ एक्सॉर्सिस्ट सीरीज को भी एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि दोनों ही सीजन्स को। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब फिल्म की कहानी के अंदर ट्विन टाउन्स हैं, यानी कि शेडी साइड एंड सनीवेल। सनीवेल एक अमीर, शांत और उभरता हुआ टाउन था एंड वहीं शेडी साइड किलर कैप्टन USA के नाम से बदनाम था। शेडी साइड में सालों से सीरियल किलिंग्स, एक्सीडेंट, सुइसाइड एंड क्राइम्स हो रहे थे जो कि लॉजिक के परे थे। शेडी साइड में एक अर्बन लेजेंड सालों से पॉपुलर था। यहाँ के लोगों को लगता था कि उनका टाउन कर्स्ड है। सैरा फियर नाम की एक डायन शेडी साइड के लोगों को पजेस करती है एंड उनसे वायलेंट क्राइम करवाती है। ये इतना पॉपुलर अर्बन लेजेंड था कि इसके ऊपर लोगों ने एक नर्सरी राइम भी बना दी थी, छोटे बच्चों को डराकर उन्हें शांत करने के लिए। लेकिन शोले फिल्म की सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। खैर, फिल्म की स्टार्टिंग में हम हैदर नाम के एक टीनेजर को देखते हैं। वो शेडी साइड के एक मॉल के बुक स्टोर में आधी रात तक काम कर रही थी। मॉल अब क्लोज हो जाता है एंड हैदर अपने फ्रेंड रायन के पास जाकर उसे घर तक छोड़ने के लिए कहती है। एंड रायन खुशी से मान जाता है। तो उसकी शिफ्ट भी अभी 15 मिनट्स में ही खत्म हो रही थी। यहाँ हमको एक जेनेटर मार्टिन को देखते हैं जो कि सफाई करके घर जा रहा था। अब यहाँ पर रायन को किसी लेडी की विस्पर करने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। आगे हैदर स्टोर क्लोज कर रही थी कि तभी स्टोर में बुक्स अपने आप ही गिरने लगती हैं, पर देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। बट तभी हैदर के सामने एक स्कल मास्क पहना हुआ आदमी दौड़कर आता है और वो उसके पेट में चाकू मारने की कोशिश करता है। अब हैदर चिल्लाकर बुक को आगे कर देती है एंड उससे चाकू रुक जाता है, यानी कि वो बच जाती है। एंड यहाँ पर किसी को स्क्रीम की याद आई? एनीबॉडी? खैर, हैदर पैनिक में वहां से भागती है। वो स्कल मास्क मैन भी उसका पीछा करने लगता है। अब हैदर एक दूसरे काउंटर में जाकर 911 को कॉल करती है एंड लेटर ऑन वहां से भी भाग जाती है। अब वो थोड़ी देर तक मॉल के अंदर ही छुपी रहती है, बट वो स्कल मास्क मैन उसको ढूंढकर उसके पेट में इस बार चाकू घुसा देता है। बट हैदर उससे बचकर फिर भी भागने लगती है, बट वो भाग नहीं पाती। वो नीचे गिर जाती है एंड इन दोनों में फाइट होने लगती है। वो मास्क मैन का मास्क निकालती है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि रायन था। जी हाँ, वो किसी के द्वारा पजेस कर लिया गया था एंड तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर निक गुड आकर रायन के सर में गोली मार देता है। मरते टाइम रायन हैदर के पेट में चाकू भी मार देता है, जिससे वो भी वहीं पर मारी जाती है। एंड अगर आप मूवी के इस पहले 5 मिनट के सीन को YouTube पर देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल चैनल पर यह अवेलेबल है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर जरूर देखना, आपको काफी मजा आएगा। आपका एक बेस बन जाएगा कि आपको आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये क्राइम एक और न्यूज हेडलाइन बन जाती है। यहाँ पर हमें शेडी साइड में हुई हिस्टोरिकल क्राइम्स का एक क्विक रिकैप भी दिखाया जाता है। ये सभी क्राइम्स की स्टोरी इस मूवी सीरीज का ही हिस्सा हैं, जो कि हमें इस मूवी के अंदर एंड आने वाली 2 फिल्मों में दिखाया जाएगा। अब कल रात रायन ने मॉल में कुल 7 लोगों को मारा था। इसमें शेडी साइड हाई स्कूल के कुछ बच्चे भी थे। ऑफिसर निक ये सब न्यूज में कहता है। हम यहाँ पर अब डीना नाम की एक टीनेजर को देखते हैं जिसका उसकी गर्लफ्रेंड सैम के साथ में ब्रेकअप हुआ था। सैम यहाँ पर शेडी साइड हाई स्कूल से सनीवेल हाई स्कूल में शिफ्ट हुई थी। डीना का भाई जॉश एक नर्ड था जो कि ऑनलाइन विच कम्युनिटी का मेंबर था। वो क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस नाम के किसी अननोन हैंडलर के साथ में चुपके से चैट कर रहा था।
जॉश को ये सातों किलिंग्स विच सारा फियर का पोजेशन ही लगता है। जॉश का इस डायन वाली थ्योरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। उसने टाउन के ऊपर रिसर्च करके काफी फाइल्स, इमेजेस एंड रिसोर्सेज को इकट्ठा किया था। डीना को लेकिन ये सब काफी ज्यादा स्टूपिड लगता है एंड वो उसे लेटर ऑन अपने साथ स्कूल ले जाती है। अब स्कूल में डीना अपने फ्रेंड्स केट एंड साइमन से मिलती है, जहाँ पर जॉश का जो क्रश था वो हमेशा से केट पर था। यहाँ पर हम हैदर के लॉकर पर कंडोलेंसेस के मैसेजेस को भी देखते हैं। केट एंड साइमन स्कूल में इलीगल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बेचने का धंधा करते थे। स्कूल में रूमर्स था कि कल की जो किलिंग्स हैं उसको विच नहीं करवाया है, एज सीरियल किलर ने स्कल मास्क पहना हुआ था। इसलिए सभी को याद दिलाने के लिए किसी ने गर्ल्स टॉयलेट में विच की राइम को स्प्रे पेंट भी कर दिया था। लाइन्स ये थी कि कब्र से वो उठेगी, अचानक आदमियों को अपना गुलाम बनाएगी, वो तुम्हारा खून लेगी, तुम्हारा सर लेगी एंड वो तुम्हें मरने तक फॉलो करेगी। डीना को ये सब काफी ज्यादा स्टूपिड लेजेंड लगता है एंड वो यहाँ पर साइमन को ड्रग्स बेचने के लिए डांटती भी है, एज साइमन का भाई टिमोथी कुछ दिन पहले ही ओवरडोज से मरते मरते बचा था। वेट अ मिनट, कहीं ये साइमन सेज वाला तो नहीं? एनीवेज, डीना एंड सैम दोनों ही चीयर लीडर्स थे। सैम के जाने के बाद में डीना ने ये स्पोर्ट छोड़ दिया था। अब आज रात शेडी साइड एंड सनीवेल फुटबॉल टीम्स के बीच में एक मैच होना था। यहाँ पर सनीवेल की टीम शेडी साइड के मरे हुए स्टूडेंट्स के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए एक कैंडल लाइट विजिल का प्रोग्राम रखने वाले थे। इस चीज के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर अब डीना एंड बाकी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि उनका वहां पर रहना कंपलसरी है। डीना अपनी कॉस्ट्यूम एंड बाकी स्टूडेंट्स के साथ में सनीवेल स्कूल जाती है। वहां पर वो सैम को देखती है जो कि एक फुटबॉलर पीटर के साथ में थी एंड वो उससे काफी क्लोज था। इसे देखकर डीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन दोनों टीम्स के बीच दुश्मनी काफी ज्यादा पुरानी थी एंड विजिल के दौरान ही दोनों टीम्स फाइट करने लगती हैं। कम से कम मरे हुए लोगों को तो छोड़ दो। मैच के बाद में सैम डीना से मिलती है एंड डीना उसे उसकी कुछ चीजें देकर गुड बाय बोल देती है। उस पर गुस्सा करती है तो उसका हार्ट काफी ज्यादा टूट गया था। लेटर ऑन शेडी साइड फुटबॉल टीम के बस को पीटर एंड सनीवेल फुटबॉलर्स अपनी कार में फॉलो करने लगते हैं। कार से उन पर अंडे फेंक कर गाली देने लगते हैं। उनके साथ सैम भी होती है। डीना को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। वो इमरजेंसी एग्जिट डोर ओपन करके उनके ऊपर आइस क्यूब्स डालने लगती है, बट केट आकर उसको रोकती है। तभी डीना की नाक से खून बहने लगता है, जिसे रोकने के चक्कर में उसके हाथ से बॉक्स गिर जाता है एंड वो बॉक्स सीधा जाकर पीछे आ रही कार पर गिरता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद हम सैम को कार से रेंगते हुए बाहर आता देखते हैं। उसकी नाक से भी खून बह रहा था। अब खून से भीगा हुआ उसका हाथ मिट्टी के अंदर चला जाता है, एज वो प्लेस काफी सॉफ्ट थी। इसके साथ ही सैम को कुछ विजन्स भी दिखने लगते हैं, आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेटर ऑन डीना, साइमन एंड केट सैम के पास आकर उससे माफी मांगते हैं। सैम यहाँ पर खून की उल्टी करती है, जहाँ पर खून साइमन की शर्ट पर एंड डीना के बूट पर गिर जाता है। अब पीटर डीना को कार क्रैश के लिए धमकाता है। सभी किड्स ऑफिसर निक को झूठ बोलते हैं एंड ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब जहाँ पर पीटर की कार क्रैश हुई थी वहाँ पर किसी लेडी की आवाज उसको सुनाई देने लगती है। अब नेक्स्ट डे की शाम को जॉश आकर डीना को उठाता है, वो अभी भी गिल्ट में ही थी। अब यहाँ पर टीवी न्यूज में हम जेनेटर मार्टिन को देखते हैं, जो कि रायन को एक अच्छा इंसान कह रहा था। उसका भी मानना था कि रायन पजेस हो गया था। पुलिस ने रायन को सीरियल किलर डिक्लेयर कर दिया था, जिसे डीना टीवी में देखती है। इसी रात हम एक स्कल मास्क पहने हुए इंसान को डीना के घर के सामने देखते हैं, जो डीना को पीटर लगता है, एज इन वो प्रैंक करने आया हो। डीना उस पर चिल्लाकर घर के अंदर आ जाती है एंड कुछ पल के बाद में ही वो आदमी उसे किचन के सामने भी दिखाई देता है, बट इस बार उसके हाथ में एक चाकू था, जिसको अब जॉश भी देख लेता है। डीना भी एक चाकू लेकर उसे भगाने जाती है, बट तब तक वो गायब हो गया था। डीना अब गुस्से में केट को पेजर पर एक मैसेज डालती है। केट एंड साइमन एक घर में बेबी सिटिंग का काम कर रहे थे। साइमन ने यहाँ पर कल रात वाली शर्ट ही पहनी थी, जिसे केट ग्रॉस कहकर बदलने के लिए कहती है। केट डीना का मैसेज पढ़कर उसे कॉल करती है, जहां पर डीना स्टॉकिंग पीटर के बारे में बताती है। तभी केट के यहाँ भी कुछ शोर होता है। वो एंड साइमन जाकर देखते हैं तो वही स्कल मास्क पहना हुआ आदमी वहां पर था। वो वहां पर पड़ी कढ़ाइयों में कुछ ढूंढ रहा था। साइमन उसे देखकर डर जाता है एंड केट ये कहती है कि ये पीटर है। यहाँ भी वो आदमी गायब हो जाता है। लेटर ऑन साइमन अब उसी शर्ट को पहनकर केट के साथ डीना के घर पर आता है। ये तीनों अब सैम पर काफी ज्यादा गुस्सा थे, एज इन्हें ये प्रैंक कुछ ज्यादा ही लग रहा था। जॉश के साथ ये तीनों अब हॉस्पिटल आते हैं, जहां पर सैम एडमिट हो रखी थी। वहां की नर्स इन्हें सैम से मिलने नहीं देती एंड विजिटिंग आवर खत्म हुआ था। अब केट अपने कोड वर्ड से नर्स बेडी को बुलाती है, जो कि उसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सप्लाई कर रहा था। वो डीना को सैम से मिलने देता है। डीना सैम से पीटर की करतूत कहती है, जिसे सैम इनकार कर देती है। कहती है कि पीटर तो मेरे साथ ही था पूरे टाइम। पीटर अब वहां के बाथरूम से बाहर आता है, जिसे देखकर डीना काफी गुस्सा करती है। डीना एंड सैम दोनों यहाँ पर झगड़ने लगते हैं। सैम मजबूरी में सनीवेल गई थी। वो
अभी भी डीना को ही चाहती थी, बट वो उसे पब्लिकली एक्सेप्ट करने से डर रही थी। इनके झगड़े के बीच में वो स्कल मास्क मैन वहां पर आता है एंड पीटर के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार देता है, जिसे देखकर सैम एंड डीना चिल्लाने लगते हैं, उस पर हमला करके वहां से भागने लगते हैं। बाकी किड्स भी अब स्कल मास्क मैन को देखकर पैनिक में आ गए थे। हड़बड़ी में उनसे कार कीज खो गई थी, इसलिए वो वहीं पर खड़ी एक एम्बुलेंस को हाईजैक करते हैं। सैम एंड डीना रिसेप्शन पर छुपते हैं जहां पहले वाले नर्स की डेड बॉडी थी। स्कल मास्क मैन अब वहां पर आकर बेडी के चेहरे में भी चाकू घुसा देता है। लेटर ऑन सैम पर हमला करता है, जिस पर डीना पीछे से अटैक कर देती है। इन तीनों के बीच में फाइट होती है। यहाँ पर डीना उसका मास्क निकालती है एंड वो रायन था। डीना को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ में एम्बुलेंस में भागती है। पुलिस स्टेशन पर ऑफिसर निक ने मार्टिन को अरेस्ट कर लिया था, जहाँ पर मार्टिन ये कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तुम फंसा रहे हो। डीना एंड सैम निक को हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सारी बातें बताता है, जिस पर वो यकीन नहीं करता। उसे रायन की डेड फोटो दिखाकर कहता है कि इसे मैंने ही मारा है, मुर्दे जिंदा नहीं होते। निक को इन किड्स की झूठ बोलने की आदत पहले से ही मालूम थी, इसलिए वो उनको भाव नहीं देता। डीना अब स्टेशन से जाते टाइम गुस्से से चिल्लाने लगती है एंड एक दूसरे ऑफिसर को धक्का देकर उसकी पिस्टल को भी चुरा लेती है। हम साइमन को यहाँ पर हल्का होते हुए देखते हैं, तभी उसे एक ओल्ड गाना सुनाई देता है। एक टीनेजर गर्ल रोड के बाजू में बैठकर उस गाने को गा रही थी। जैसे ही साइमन उसके पास में जाता है, वो उसके पैरों पर शेविंग ब्लेड से हमला कर देती है। साइमन भागने लगता है, पर वो उसे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है। ये दोनों ही लोग फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर उस लड़के का लॉकेट दूर जाकर गिरता है। वो साइमन पर अंधाधुंध ब्लेड चलाने ही वाली थी कि तभी डीना पीछे से आकर उस पर गोली चला देती है। साइमन उठकर भागने लगता है, बट वो लड़की मरती नहीं है। उसकी बॉडी से ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है एंड सभी किड्स पैनिक में एम्बुलेंस में भागते हैं। डीना के घर में साइमन फुली फ्रीक्ड आउट था। वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जिसे सुनकर जॉश काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो रूबी लेन की न्यूज़पेपर क्लिपिंग को लाता है। पूछता है कि क्या वो लड़की ऐसी दिख रही थी, जिसका जवाब साइमन हाँ देता है। अब जॉश इन सबको शेडी साइड की शेडी हिस्ट्री बताने लगता है। कहता है कि रूबी लेन एक टीनेजर थी, उसने अपनी फ्रेंड्स का मर्डर किया था एंड खुद भी शेविंग ब्लेड से अपने हाथ को काटकर मर गई थी। साल 1978 में एक साइको ने कैंप नाइट विंग में कई लोगों को मार डाला था। 1950 में हैरी रुकर नाम के एक मिल्कमैन ने कई सारी हाउसवाइफ्स को मार डाला था। 1935 हम्टी डम्टी किलर केस, 1922 बिली बार्कर केस, 1904 ग्रिफ्टर गर्ट्स गर्ल केस एंड 1666 साइरस मिलर केस, जो कि एक पेस्टर था। ये सभी लोग पहले एकदम नॉर्मल थे, बट अचानक चेंज हो गए। वो इस टाउन की विश थ्योरी को सही कहता है। 1978 के इंसिडेंट को केट पहचान जाती है, जो उसकी मौसी वहां पर मारी गई थी। अब सैम को ये ब्रूटल हिस्ट्री हजम नहीं होती, वो फिर खून की उल्टी करने लगती है। डीना उसे संभालते हुए बात करती है। ये दोनों अब फिर से करीब आ रहे थे। साइमन एंड केट को ये सब एविडेंस देखकर शॉक लगता है। जॉश आगे ये कहता है कि 1966 में शेडी साइड के लोगों ने सैरा फियर को विच क्राफ्ट करने के जुर्म में लटका दिया था एंड तब से वो बदला ले रही है। टाउन के अच्छे मर्दों को पजेस करके उनसे क्राइम करवा रही है। कई लोग ये मानते हैं कि उसने मरने से पहले डेथ को चीट किया था। लाइक की एक नर्सरी राइम में लिखा है, डायन का था कुछ ऐसा हाल, मरने से पहले उसने चली एक चाल, अपने शापित हाथ को काट कर किया हमारे शहर को शिकार। कब्र से वो उठेगी, अच्छे आदमियों को वो अपना गुलाम बनाएगी, वो तुम्हारा खून लेगी एंड वो तुम्हारा सर लेगी एंड वो तुम्हें मरने तक फॉलो करेगी। केट यहाँ पर ये कहती है कि मान लेते हैं कि स्टोरी सच है, बट वो विच हमारे पीछे क्यों है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है। जिस पर सैम ये कहती है कि मैंने उसे कल देखा था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मुझे कुछ विजन्स आए थे, तो हो सकता है कि ये वही हो। सभी किड्स अब एम्बुलेंस में बैठकर क्रैश हुई साइट पर जाते हैं। सैम कार के बाजू मिट्टी में हाथ डालती है, तब उसे वहां पर एक बोन मिलती है। जॉश को एक ताला मिलता है जिस पर फियर लिखा हुआ था, यानी कल सैम ने अनजाने में सैरा फियर की कब्र को डिस्टर्ब कर दिया था। साइमन एक आइडिया सजेस्ट करता है, लाइक फिल्म पोल्टरगाइस्ट, कि यदि हम इस कब्र को फिर से ठीक कर दे, माफी मांग ले, तो हो सकता है कि वो हमें बख्श दे। बच्चों को ये आइडिया ठीक लगता है। वो कब्र को खोलकर उसमें सारी बोन्स को अच्छे से जोड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच होता यह है कि सैम की नाक से फिर से खून बह रहा था। जब वो अपने खून से बोन को पकड़ती है तब उसे फिर से विजन आता है। इस बार विच ये कहती है कि इट्स यू, यानी कि यहाँ पर ये डायन जो थी वो सिर्फ सैम के पीछे थी, ना कि बाकियों के। किड्स अब कब्र को क्लोज करके सॉरी कहते हैं और उसी टाइम एक और विच का किलर, द नाइट विंग किलर, इनकी ओर दौड़ता हुआ आता है। वो कुल्हाड़ी से सब पर हमला करने लगता है एंड किड्स उससे बचकर फिर से एम्बुलेंस में भागने लगते हैं।
एम्बुलेंस में सैम ये कहती है कि डायन सिर्फ मेरे पीछे है, सिर्फ मेरे पीछे। एंड मुझे अभी एक और विजन आया, उसकी आवाज सुनाई दी। जॉश को भी ये सही लगता है एज वो उस नाइट विंग के सामने ही खड़ा था, बट उसने उसे कुछ भी नहीं किया, वो सीधे सैम की ओर आया। डीना कहती है कि ये सही नहीं हो सकता, स्कल मास्क मेरे घर पर भी आया था, केट के बेबी सिटिंग घर पर भी आया था, रूबी ने साइमन पर भी हमला किया। तभी केट एम्बुलेंस को रोककर कहती है वो हमारे पीछे नहीं है बल्कि सैम के खून के पीछे है। वो साइमन का जैकेट निकालकर उस पर लगे हुए सैम के खून को दिखाती है। डीना को उसका बूट दिखाती है जिस पर भी खून गिरा हुआ था। बेसिकली वो सैम के खून को ट्रैक कर रहा था। जॉश अब सैम को बेट की तरह यूज करके उन सभी किलर्स को मार डालने का आइडिया देता है, लेकिन डीना इस पर एग्री नहीं करती, बट सैम उसे फोर्सफुली मना लेती है। प्यार की ताकत भाई साहब, प्यार की ताकत। ऑफिसर निक हॉस्पिटल में चेक करने जाता है जहां पर उसे डेड बॉडीज मिलती हैं। उसे रूबी का नेकलेस रोड पर मिलता है। सभी किड्स अब स्कूल के अंदर आते हैं एंड सभी अच्छे से नहाकर अपने ऊपर लगे हुए सैम के खून को हटा देते हैं। लेटर ऑन डीना सैम की हथेली को काटकर खून के कुछ बूंदों को एक बकेट में कलेक्ट करती है। साइमन कुछ हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स को लाकर उसे गर्ल्स टॉयलेट में चारों ओर डाल देता है। जॉश अब सैम के खून से भरे हुए पानी को भी टॉयलेट के आसपास रगड़ देता है। ये सभी लोग अब सैम को उस टॉयलेट में बैठाते हैं। वहां से भागने के लिए ऊपर एक ओपनिंग भी थी। डीना, साइमन, जॉश एंड केट अब बाहर वेट करने लगते हैं। अब कुछ ही देर के बाद में स्कल मास्क, रूबी, नाइट विंग किलर सीधा टॉयलेट की ओर दौड़ कर आते हैं। उन लोगों के अंदर जाते ही केट डोर क्लोज करती है जहां पर डीना आग लगा देती है। आग टॉयलेट में जाकर उन तीनों को जलाने लगती है। एंड हाँ, यहाँ पर सैम ऊपर वाली ओपनिंग से भाग चुकी थी। कुछ ही देर के बाद में सभी किड्स अंदर जाते हैं जहां पर किलर्स की बॉडी पार्ट्स के टुकड़े हर जगह पर बिखरे हुए थे। बट जस्ट लाइक टर्मिनेटर पार्ट 2 फिल्म, वो अब फिर से आपस में जुड़ने लगते हैं, मीनिंग कि इन्हें मारा नहीं जा सकता। सभी किड्स डर कर फिर से भागने लगते हैं और एक क्लासरूम में छुप जाते हैं। यहाँ पर केट का सब्र अब टूट गया था। वो ये कहती है कि अब हम फंस गए हैं और भाग नहीं सकते। उस विच को सिर्फ सैम चाहिए, इसलिए हमें सैम को सेक्रीफाइस करना होगा, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। डीना इस चीज के खिलाफ सख्त प्रोटेस्ट करती है, तो केट उसे जॉश के बैग को खोलकर सभी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाती है। सभी केसेस में सभी लोग मरे थे। सैम भी इस पर एग्री करती है। डीना भी ये कहती है कि मेरी वजह से तुम सबका मरना ठीक नहीं है। वो अब क्लासरूम के बाहर जाकर नाइट विंग किलर का वेट करने लगती है। डीना उसे रोकने जाती है, बट साइमन उसको पकड़ लेता है। तभी जॉश की नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है। वो तुरंत बाहर जाकर सैम को फिर से अंदर लाता है। उसी टाइम पर नाइट विंग वहां पर आकर डोर पर कुल्हाड़ी से पीटने लगता है। जॉश ये कहता है कि 1978 की किलिंग्स में सी बर्मन नाम की एक लेडी बच गई थी। उसका दावा था कि उसने विच को देखा है। यदि हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे तो शायद हमें कोई रास्ता मिल सकता है। डीना फोन डायरेक्टरी से सी बर्मन का फोन नंबर निकालकर कॉल करती है। कॉल वॉइस मेल पर था, इसलिए वो एक मैसेज डालती है। सैम अब उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ती है। उसमें लिखा था कि सी बर्मन कुछ पल के लिए क्लिनिकली डेड थी, यानी कि उसका हार्ट कुछ मिनट्स के लिए रुक गया था। बाद में सीपीआर करने से वो जिंदा हुई। मतलब यदि यहाँ पर सैम का हार्ट रुक जाता है तो विच उसका पीछा करना छोड़ देगी। इसलिए किड्स अब यहाँ पर भी ऐसे ही ट्रिक यूज करने का डिसीजन लेते हैं। हम अब ऑफिसर निक गुड को एक वीरान घर के सामने देखते हैं। वो उस घर के अंदर एक मैसेज डालता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि इट्स हैपनिंग अगेन, यानी कि वो फिर से हो रहा है। बात साफ है कि ऑफिसर निक गुड कुछ तो जानता था जो कि वो किसी को भी नहीं बता रहा था। अब यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले फ्राइडे को जो मूवी आएगी उसमें हमको ये पता चलेगा। अब सभी किड्स उसी मॉल के अंदर जाते हैं जिसको हमने पहले सीन में देखा था। अब देर रात थी इसलिए मॉल में कोई भी नहीं था। ये साइमन का पार्ट टाइम वर्क प्लेस था। यहाँ पर वो अपने भाई टिमोथी के केस के बारे में बताता है, कैसे वो ड्रग्स ओवरडोज से मरने वाला था एंड कैसे उसको एड्रेनालिन इंजेक्शन से बचाया गया। वो सैम को सभी ड्रग्स देकर उसे उसी इंटरवल में लेने के लिए कहता है। वो डीना को एड्रेनालिन इंजेक्शन देता है ताकि वो उसको टाइम पर लगा सके। सैम यहाँ पर केट को घर जाने के लिए कहती है एज वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन केट उसके सैक्रिफाइस को सोचकर अपने फ्रेंड के साथ में अंत तक रहने का डिसीजन लेती है। अब साइमन, केट एंड जॉश अपने ऊपर सैम का खून लगाकर मॉल के डिफरेंट हिस्से में चले जाते हैं ताकि वो किलर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। डीना सैम को ड्रग्स की गोलियां देती है। अब वहां पर थोड़े समय के लिए तो कोई भी नहीं आता, बट जब सैम नशे में धुत होती है तब स्कल मास्क उस पर आकर हमला करने लगता है। केट वहां पर आकर उस पर आग लगा देती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है।
डीना सैम को लेकर भागती है एंड इसी बीच उसके हाथ से ड्रग्स भी गिरकर बिखर जाती हैं। सैम को कैसे भी करके अपने हार्ट को रोकना था, इसलिए वो डीना को उसे पानी में डुबोकर मारने के लिए बोलती है एंड डीना उसे वहां पर एक फिश टैंक में डुबोने लगती है। अब स्कल मास्क मैन केट को चाकू मार देता है एंड उसे उठाकर उसके फेस को काटने वाले मशीन के अंदर डाल देता है। केट यहाँ पर बुरी तरह से मारी जाती है। लेटर ऑन साइमन एंड जॉश वहां पर आकर देखते हैं तो उन्हें शॉक लगता है। तभी देखते ही देखते नाइट विंग किलर साइमन के सर में कुल्हाड़ी से मारता है। साइमन भी मारा जाता है। जॉश के पीछे अब स्कल मास्क पड़ जाता है जो डीना के सामने जाकर गिरता है। डीना सैम को मार रही थी एंड सैम का हार्ट डूबने से रुक जाता है एंड वो क्लिनिकली मारी जाती है। उसके मरते ही स्कल मास्क मैन भी गायब हो जाता है। डीना फौरन ही सैम को 3 एड्रेनलिन का इंजेक्शन देती है जिससे कुछ पल के बाद में सैम को होश आता है एंड ये दोनों अब रोने लगते हैं। लेटर ऑन ऑफिसर निक गुड सैम, डीना एंड जॉश का सेपरेट इंटरव्यू लेता है जहां पर तीनों फिर से झूठ बोलते हैं। ऑफिसर निक सैम को देखकर ये कहता है कि तुम तो भूत की तरह दिख रही हो, लगता है कि अभी अभी मर के जिंदा हुई हो। वो साइमन एंड केट को ड्रग्स रिलेटेड कार्टेल गैंग वॉर का शिकार घोषित करता है। वो जॉश को उसके सामने पड़े हुए पिन को उसकी तरफ फेंकने के लिए बोलता है एज उससे वो अपने हाथ खोलकर भागने की कोशिश करता। जॉश यहाँ पर उसकी मदद करता है एंड जाते टाइम मार्टिन उसे अपना कार्ड भी देता है। लेटर ऑन रात को डीना एंड सैम हुकअप करते हैं। उसी रात डीना को लेडी सी बर्मन का कॉल आता है। वो ये कहती है कि तुम जिंदा हो, तुम लोगों ने विच के किलर्स को रोका है, विच को नहीं। वो रूल्स बनाती है, तुम सेफ नहीं हो। तभी सैम को किसी लेडी की विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है जो कि असल में विच की थी एंड यहाँ पर हमें इस डायन की कुछ ग्लिम्स भी दिखाई देती है कि वो कई रिचुअल्स कर रही है। वहां पर पजेस हुए सभी लोगों के नाम थे एंड उसमें अब सैम का भी नाम जुड़ जाता है। सैम अब डीना के सामने आती है एंड उसके अंदर एक चाकू को मार देती है। वो पजेस हो चुकी थी। इन दोनों के बीच में फाइट होती है एंड डीना उसे वहीं पर बंद कर देती है। अब वो बाद में जॉश से मिलकर उसको भी ये दिखाती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों फिल्म के बाद में हमको एक एंड क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहां पर डीना एंड जॉश सी बर्मन से मिल रहे हैं। वो उन्हें अपनी 1978 की स्टोरी बताने लगती है जो कि असल में सेकंड फिल्म की कहानी है। तो दोस्तों ये थी मूवी फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 की कहानी। फिल्म बिल्कुल टॉप क्लास है, देखने में आपको काफी मजा आएगा। ये 100% स्ट्रेंजर थिंग्स से इंस्पायर्ड है। हालांकि यहाँ पर और भी काफी सारी इंस्पिरेशन हैं जिसके बारे में हम आने वाली मूवीज में बात करेंगे। यहाँ पर 5 बच्चे एक पुराने इविल से लड़ रहे हैं। मुझे इसका सेट डिजाइन 90s का एरा जंप स्केयर स्किल्स अच्छे लगे। 90s के जो रेलिक्स हैं इस फिल्म के अंदर भरे पड़े हैं। यहाँ पर जॉश इंटरनेट में जिस अनजान लेडी से चैट कर रहा था वो विच हो सकती है एज उसकी चैटिंग करने वाली इंग्लिश में वर्ड दाओ बार बार आ रहा था जो कि ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। एंड दोस्तों इसकी अगली 2 फिल्मों को भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि अगले हफ्ते रिलीज होंगी, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए